बात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। तो अभी अभी आपको हमने जस्ट क्या बताया कि भैया प्योर रेसिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में बता दिया कि इंडक्टर रेसिस्टर में सेम फेज में होता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है या करंट लैग करता है, और कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग करता है या करंट लीड करता है। और उससे RL और RC सर्किट की कहानी समझाई। अब इसी तीनों को लेकर हम एक सर्किट बनाएंगे जो है RLC सर्किट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लिख लो, अगर हमारी बात मान लो, किस्मत ठीक रहा आपका, तो इससे या तो एक केस बेस्ड स्टडी आ जाएगा, या इससे डायरेक्ट RL RC सर्किट का कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा फॉर्मूला पे कि इंपीडेंस निकाल के दिखाओ। अगर RL सर्किट का इंपीडेंस बोलेगा तो कैसे निकालोगे? √R² प्लस XL²। RC का पूछ देगा तो √XR² प्लस XC²। ये सब इंपीडेंस। पोटेंशियल पूछ देगा तो I0 √R² प्लस XL²। इस तरह से इंडक्टर का, कैपेसिटर का वगैरह वगैरह निकाल लोगे। उसी तरह RLC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, RL और RC से ज्यादा। और जिसको RL सर्किट नहीं समझ में आया या RC नहीं समझ में आया, वो RLC के थ्रू सारी चीजें समझ जाएगा। यानी हम बात करने जा रहे हैं सीरीज RLC सर्किट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। ठीक, ध्यान देके क्या होगा? ध्यान देने के लिए तो बहुत दिनों से ध्यान दे ही रहे हो ना, अब पढ़ लो। देखो RLC सर्किट में क्या है कि रेसिस्टेंस भी है एकदम आराम से। अगर आपने 3 वीडियो अभी तक हमने बनाया है, हम ये नहीं कहेंगे कि पुराना देख के आओ, इसलिए हमने रखा है। लेकिन अगर आप तीनों, मतलब पहला प्योर रेसिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, दूसरा RL RC, और तब यहाँ आओगे ना तो शायद और मजेदार फीलिंग्स आएगा। हाँ, मजा आ गया। लेकिन अगर यहां से भी चलोगे तो समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जरूरी नहीं है कि पुराना जाके देखने की जरूरत ही है। ठीक है, यहाँ R है, एक L लगा होगा और एक कैपेसिटर लगा होगा। यही तो RLC सर्किट हो गया ना भैया, जहां पर रेसिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो, वो हो गया RLC सर्किट। अब यहाँ पर करंट का फॉर्मूला हमने लिख दिया, करंट बराबर लिख दिया I0 sin ωt। अब आगे बढ़ेंगे आराम से। हम बोले पोटेंशियल फॉर रेसिस्टर, पोटेंशियल फॉर रेसिस्टर क्या होगा? तो सेम फेज, यानी सेम I का जो वैल्यू है वही V का भी, तो V0 sin ωt। अगर हम बोले पोटेंशियल फॉर इंडक्टर, तो इंडक्टर में पोटेंशियल क्या है? लीड कर रहा है। यानी अगर ये π/2 है तो उसमें प्लस पाई, ये ωt है तो उसमें प्लस π/2 लग जाएगा, यानी V0 sin ωt प्लस π/2। हमने बोला प्योर कैपेसिटर, यानी अगर कैपेसिटर पर देखो तो वो लैग कर रहा है, यानी अगर ये ωt है तो माइनस π/2 हो जाएगा, यानी V0 sin ωt माइनस π/2। ये कहानी तीनों से आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री तो प्लस π/2, लैग करता है कैपेसिटर में तो माइनस π/2। ये पूरी कहानी से आपने समझ लिया। अब हम इस पूरी कहानी को फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, इसमें इंपीडेंस क्या आएगा वगैरह वगैरह चीजों को। देखो अब इसका ग्राफ बनाओगे, फेज डायग्राम जिसको कहते हैं। आराम से समझना, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई चीज पढ़ाते पढ़ाते खुद को समझा लिए ना तो समझ लो आपको भी समझा दिए। ठीक, तो हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम पढ़ा क्या रहे। तो आप जब बनाओगे एक साथ तीनों बनेगा, तो बोलोगे करंट मान लो इधर है, तो हमारा जो पोटेंशियल है रेसिस्टर का, क्योंकि V0 लेके चलते हैं, तो रेसिस्टर का R इसी के फेज में है, हमने पढ़ा है। दूसरा, इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो ऊपर है, लीड कर रहा है, देखो प्लस π/2 है। और जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो लैग कर रहा है, V0C। ये 90 डिग्री करंट से लैग कर रहा है, ये 90 डिग्री करंट से लीड कर रहा है, और ये करंट के डायरेक्शन में ही है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये इसका फेजर डायग्राम बन गया। बात खत्म, बात खत्म। फेजर डायग्राम बनाने बोले RLC का, कहानी खत्म। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि XL, यानी जो V0L है, ऐसे समझो V0L है वो बड़ा हो जाए V0C से। यानी किसी तरह से जो अगर यहाँ पर हमको पोटेंशियल मिल रहा है V0L, यहाँ पर पोटेंशियल मिल रहा है V0R, यहाँ पर पोटेंशियल मिल रहा है V0C, इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए इसकी वैल्यू से। और V0L की जगह हम जानते हैं I0XL लिख सकते हैं, V0R की जगह I0R लिख सकते हैं, और V0C की जगह I0
एक्स सी लिख सकते हैं, एक्स एल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ लिख सकते हैं और एल लिख सकते हैं, एक्स सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी बराबर 1 बाई 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? नहीं सर नहीं। अगर ये दोनों बड़ा है तो इन दोनों पर अगर आप कंपेयर करते हो, इन दोनों में देखो आई नॉट सब जगह है तो हटा लेते हैं, आई नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी अगर हम इसको और करके लिखे तो हम लिख सकते हैं एक्स सी, इसको और करके लिखे तो आर लिख सकते हैं और इसको और करके लिखे तो एक्स एल लिख सकते हैं। यानी वी नॉट एल अगर वी नॉट सी से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि एक्स एल जो है वो एक्स सी से बड़ा है। कोई दिक्कत? यानी इस डायग्राम को मिटा दे, ये इक्वेशन हटाने देते हैं, डायग्राम को मिटा देते हैं, लिख लिया होगा। यानी अगर हम यहां से कहानी को समझे तो अगर हम इस केस का डायग्राम बनाया, पहले यहां पे बना देते हैं, तो हमारे पास जो वी नॉट एल है वो अगर बड़ी लाइन है और इधर हमारा करंट आई भी है और वी नॉट आर भी है, अगर ये बड़ी लाइन है तो वी नॉट सी जो है वो थोड़ी छोटी लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। यानी इसको अगर उठा के ऊपर लेकर आए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वी नॉट एल। और देखो समझो, ये पूरा इधर जा रहा है, समझो इधर अगर साइड 10 है और इधर साइड मान लो 7 है, तो ओवरऑल ऊपर कितना है? 3 है। समझो एक आदमी आपको इस मार्कर को इधर से हम धक्का दे रहे हैं 10 के फोर्स से और इधर से ये धक्का दे रहा है इसको 20 के फोर्स से, तो ओवरऑल ये मार्कर किधर जाएगा? इधर जाएगा। लेकिन कितने फोर्स से? सिर्फ 10 से, 20 से नहीं, क्योंकि 10 इधर जा रहा है और 20 जो दे रहा है उसमें से 10 तो इसको रोकने में लग जा रहा है और 10 इसको आगे बढ़ा रहा है। यानी अगर ये 10 है और ये 7 है तो ओवरऑल ऊपर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यानी अगर ये 10 है, ये 7 है, तो ओवरऑल ऊपर कितना जा रहा है? 10 माइनस 7, यानी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। कोई दिक्कत है? यानी जब ऊपर जाएगा तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और यहां पर हमारे पास आई है और वी नॉट आर है। बोलो ये बात पकड़े, क्योंकि देखो हम ये मान रहे हैं, ये कब होगा ये गारंटी नहीं, हम मान रहे हैं कि ऐसा हो। ये तो फेजर डायग्राम हो गया आरएलसी तीनों का। हमने बोला कि ये फेजर डायग्राम है। अब इसमें 3 केस बन सकता है। एक केस हो सकता है कि इसमें ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो ऐसा कुछ हो जाए। एक केस हो सकता है कि ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। एक केस हो सकता है दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो तीनों केसेस को समझते हैं। अगर ऐसा हो गया दूसरे केसेस में, अगर ऐसा हो गया कि वी नॉट एल जो है अब वो छोटा हो गया वी नॉट सी से, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एल है अब वो छोटा हो गया एक्स सी से, क्योंकि उसकी जगह आई नॉट आर लिखते हैं। इस इक्वेशन को हटाएं, एकदम लिखते चलना, चीजों को पकड़ लिया ना तो आप खुद बना दोगे। तो यहाँ पर जब आप आई का ग्राफ बनाओगे तो आई इधर लिखोगे, वी नॉट आर इधर लिखोगे, क्योंकि ये बेचारा तो चुपचाप है। यहाँ पर जहां पर आप लिख रहे थे वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, इस केस में क्या हो जाएगा? वी नॉट एल जो है उससे बड़ा वी नॉट सी हो जाएगा। तो इधर फोर्स लग रहा है 10 का, इधर लग रहा है 5 का, तो ओवरऑल जाएगा तो इधर, लेकिन कितना जाएगा? वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल जाएगा। यानी जब इसका फेजर डायग्राम आप बना के लाओगे तो ऐसा बनाओगे, ऐसे कर दोगे, आई इधर, वी नॉट आर इधर, और यहां पर जो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी लिखे थे उसकी जगह वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल लिख दोगे। बोलो ये बात समझे कि नहीं समझे? और तीसरा केस आ जाएगा कि जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फेजर डायग्राम को ही हम केस नंबर 3 बना लेते हैं। केस नंबर 3 में अगर हम ये कहे कि वी नॉट एल बराबर वी नॉट सी है, तो यानी एक्स एल बराबर एक्स सी है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट, यानी इसी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से घुमाया फिराया कि एक्सएल और एक्ससी यानी वी नॉट एल और वी नॉट सी आपस में बराबर हो गया। इसी को कहते हैं रेजोनेंस का कंडीशन। ये 3 कंडीशन समझ में आया। अब इन तीनों कंडीशन का अलग अलग डायग्राम बना के कहानी समझा देते हैं। यानी समझ गए कि जब आर एल सी अब एक साथ लिख के समझा देते हैं, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना बड़ा इजी है, लेकिन आप लॉजिकली नहीं पढ़ पाते हो ना, इसलिए आपको थोड़ा टफ लगता है। ये मेरा अपना जैसा मानना है, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को डायरेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे तो हमें भी लग रहा था टफ है थोड़ा, लेकिन जब लॉजिकली पढ़ के देखे तो हमें भी लगा इजी है, तो आपको भी लगेगा। यानी आपने ओवरऑल यहाँ से क्या देखा कि ये आर था,
आराम से एकदम हम इसी बोर्ड पर सारा लिखने की कोशिश करते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए वो डायग्राम बनाया था। ये R है, ये L है, ये C है। यहां पर आपने एक AC सोर्स जोड़ रखा था। यहां से आपने बोला कि इससे करंट जा रहा है I0 साइन ओमेगा टी। तो बोला पोटेंशियल जो है रेसिस्टेंस के थ्रू सेम है V0 साइन ओमेगा 2, लेकिन इंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है वो V0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, क्योंकि लीड कर रहा है पोटेंशियल इंडक्टर में। और कैपेसिटर के लिए जो है वो है V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि लैग कर रहा है। इसका फेजर डायग्राम बनाए थे तो I इधर था, V0 R इधर था, V0 L इधर था, V0 C इधर था। ये RLC सर्किट का कहानी हो गया। इसमें आप कह रहे थे एक किसका है, सीरीज RLC, सीरीज RLC सर्किट। पैरेलल का आपको नहीं पढ़ना है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहला केस नंबर कह रहे थे 1। तो आप कह रहे थे कि मान लेते हैं V0 L जो है वो बड़ा हो जाए V0 C से, यानी V0 L को लिख सकते हो I0 XL, V0 R को लिख सकते हो I0 R, और V0 C को लिख सकते हो I0 XC। सब जगह I0 है तो I0 हटा भी सकते हो, यानी ये XL R और XC का ग्राफ है। यानी इस ग्राफ को कोई कहे हम ऐसा बनाना चाहते हैं, यहाँ V0 L की जगह हम XL लिखना चाहते हैं, यहाँ I की जगह I रहने देते हैं, लेकिन V0 R की जगह R लिखना चाहते हैं, और V0 C की जगह XC लिखना चाहते हैं, तब भी बात एक ही है। यानी अगर V0 L जो है वो बड़ा है V0 C से, इसका मतलब XL जो है वो बड़ा है XC से। जब ये बड़ा होगा तो इसका जो फेजर डायग्राम बन के आएगा वो इधर I होगा, यहाँ पर V0 R होगा, और यहाँ पर V0 L माइनस V0 C होगा। यही बात समझाना चाह रहे थे पिछली बार में, ये बड़ा है इसीलिए। और उसी जगह केस नंबर दूसरा आ जाएगा, केस नंबर दूसरा आ जाएगा, जहां आप ये कहोगे कि मान लेते हैं अब V0 L जो है वो छोटा है V0 C से, इसका मतलब XL जो है वो छोटा है XC से। यानी अब ग्राफ फिर से फेजर डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस एक चीज बदल जाएगा, यहाँ V0 R की जगह V0 R रहेगा, यहाँ V0 L माइनस V0 C की जगह V0 C माइनस V0 L हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ओवरऑल कहानी वही है। अब कहानी में आगे बढ़ोगे तो आगे बोलोगे इसका जो V नेट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, फिर वही लगाओगे तो अंडर रूट बोलोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और cos थीटा में cos 90 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे V0 L माइनस V0 C का होल स्क्वायर प्लस V0 R का, क्योंकि A की जगह ये है, B की जगह ये है, प्लस 2AB cos थीटा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख लो 2 V0 L माइनस V0 C इंटू V0 R और cos 90 डिग्री। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, डायरेक्ट यहीं तक लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहां से आपने बोला V बराबर अंडर रूट I0। आप जानते हो एक फॉर्मूला कि I0 बराबर V0 अपॉन R होता है रेसिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए I0 बराबर V0 अपॉन XL होता है, और कैपेसिटर के लिए I0 बराबर V0 अपॉन XC होता है। यहां से बोलोगे कि V0 बराबर I0 इंटू XC हो जाएगा, यहां से बोलोगे V0 बराबर I0 इंटू R हो जाएगा, और यहां से बोलोगे V0 बराबर I0 इंटू XC, और यहाँ XL है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस समय बोलोगे कि V0 L की जगह I0 XL का होल, सॉरी I0 XL माइनस I0 XC का होल स्क्वायर प्लस I0 R का होल स्क्वायर करोगे। यहां से आप बोलोगे कि V बराबर आएगा अंडर रूट, ये देखो तो I0 कॉमन ले लोगे तो होल स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर बन के नहीं आ जाएगा। इतना सारा चीज तो समझ ही गए, XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर, ये पूरे में से कॉमन ले लिया हमने, समझो कैसे लिया, ये I0 स्क्वायर बना होगा, इसमें भी I0 स्क्वायर को I0 कॉमन लिए होंगे, होल स्क्वायर है तो I0 स्क्वायर बाहर निकला होगा, पूरे I0 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से V बराबर आ गया अंडर रूट I0 बाहर आ गया R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये जो है इस समय इंपीडेंस हो गया, ये इंपीडेंस किसके लिए हो गया, फॉर RLC सर्किट,
इम्पीडेंस हो गया फॉर RLC सर्किट के लिए, और ये इम्पीडेंस RLC सर्किट का हो गया R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इसके लिए निकालोगे तो फिर वही कहानी लिखोगे कि जो V निकलेगा वो ऐसा बनेगा। उस समय आप यहाँ पर V0L माइनस V0C लिख रहे थे, यहाँ V0C माइनस V0L का होल स्क्वायर प्लस V0R का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू V0L माइनस V0C इंटू V0R लिखोगे cos 90 वो सब जीरो हो जाएगा, नहीं यहीं तक छोड़ सकते हो। इसकी जगह फिर ये सारी चीजें लिखोगे तो V बराबर अंडर रूट यहाँ हो जाएगा I0XC माइनस I0XL का होल स्क्वायर प्लस I0R का होल स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा तो बोल भी रहे हैं तो किसी की तरह है। फिर इसी तरह से I0 कॉमन लेंगे, अब बाहर निकल जाएगा I0, अंडर रूट बच जाएगा R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ XL माइनस XC आया था, यहाँ XC माइनस XL का होल स्क्वायर आ गया। और जब तीसरा केस है जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, उसको भी हम समझा देते हैं, इरेज करें, पक्का समझ, यही सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस समय अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस अल्फा एंगल की वैल्यू बताओ तो बोलोगे tan अल्फा बराबर, ये पहले डालोगे क्योंकि ये उठ के इधर आता है, ऐसे करते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा V0L माइनस V0C अपॉन V0R। यहाँ से बोलोगे tan अल्फा बराबर V0L की जगह लिख लोगे I0XL माइनस I0XC अपॉन I0R। I0 कॉमन लोगे तो tan अल्फा बराबर I0 इधर से कॉमन लोगे, यहाँ I0 है कट जाएगा तो बच जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। इस समय अगर tan बीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा XL माइनस XC की जगह XC माइनस XL अपॉन R आ जाएगा। ये बीटा एंगल अगर मानते हो तो कितना ऊपर है करंट से, कितना नीचे है पोटेंशियल से, ये सारी कहानी आप समझ गए। तीसरा केस आता है, इस तरह से सारा कहानी समझ लो। एक हम आपको केस स्टडी बेस समझा देंगे, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। इरेज करें इसको, जो भी बातें लिखने लिख लो, इसमें से लिख लिया सर। अब तीसरा केस हमारे पास आ जाएगा, एट रेजोनेंस मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से घुमा फिरा किए कि XL बराबर XC हो जाए, यानी रिएक्टिव मत कहो, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है वैसे फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर XL बराबर XC हो जाए तो कहीं भी पुट करके देखो, दोनों बराबर है कट के जीरो, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, V बराबर I0 तो बाहर रहेगा अंडर रूट जीरो स्क्वायर, यहाँ भी डालो तब भी जीरो, यहाँ भी डालो तब भी जीरो, स्क्वायर जीरो, R² यानी V बराबर मिल जाएगा I0 और R² बाहर निकल के R मिल जाएगा। यानी इस समय जो Z होगा वो सबसे मिनिमम होगा। देखो ना यहाँ पर Z की माइनस करके कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, उसको R से जोड़ोगे तो Z की वैल्यू बढ़ेगी। यानी इस समय इंपिडेंस की जो भी वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी और वो R की वैल्यू होगी। और यहाँ से लिखोगे I0 बराबर V अपॉन Z, और Z बराबर R है, यानी I0 बराबर V0 अपॉन R, यानी Z मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि Z जो है R के बराबर है। यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां पर XL बराबर XC होता है, उस समय करंट मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल मिनिमम होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने आपको 3 वीडियो में प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, फिर दूसरी वीडियो में RL, RC और साथ ही साथ प्योर इंडक्टिव, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव समझाया। और लास्ट वाले में हमने आपको प्योर रेसिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव का ऑलरेडी लिखा हुआ छोड़ दिया और RLC समझा दिया। अब आप बताओ हमें कि क्या ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अब बचता है पावर फैक्टर, ये सब चीजें, तो वो एक हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, उसके थ्रू RLC सर्किट को और अच्छे से कोरिलेट करके समझा देंगे। तो पक्का बताओ कि RLC सर्किट में RL, RC, RLC, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव का हमारा मेहनत आपके काम आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर, ओके बाय।